नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। एक बार जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का अपना टॉपिक कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप यानी हम आज माध्यक की बात करेंगे। तो माध्यक क्या है, इस प्रकार के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये माध्यक क्या चीज़ होती है। तो देखिए, इससे पहले हमने जो ज्ञात किया था वो केंद्रीय प्रवृत्ति की पहली माप थी माध्य, और माध्य के बारे में हमने पूर्ण ज्ञान कर लिया था। आज देखें, जो पहले शब्द था माध्य उसके आगे लग गया है क, ये बन गया है माध्यक। अब देखिए माध्यक समझते हैं। माध्यक में जिस प्रकार से जो माध्य यानी संख्याओं का एक समूह आता था और हम ज्ञात करते थे, उस प्रकार से इस माध्यक के अंदर भी संख्याओं का एक समूह होगा और हमें वहाँ माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन माध्यक का जो सही अर्थ है वो है मध्यमान। ध्यान रखें, वो है मध्यमान। अब कैसा मध्यमान, यानी संख्याओं के समूह में कोई ऐसी संख्या जो लगभग उनके नहीं, ठीक बीचों बीच ऐसी संख्या हमें प्राप्त करनी है जिससे जितनी संख्याएं उस प्रश्न में छोटी है वापस उतनी संख्याएं बड़ी भी होनी ही चाहिए, उसे माध्यक कहते हैं। तो ध्यान रखें, माध्यक मध्यमान है। संख्याओं का हम एक समूह लेंगे और उस समूह में ठीक बीच वाला जो मान प्राप्त करेंगे। हाँ, ध्यान रखें, प्रश्न में संख्याएं किसी भी प्रकार से दी गई हो सकती है, लेकिन हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है कि बीच वाली संख्या यानी माध्यक ज्ञात करने के बाद उससे जितनी संख्याएं छोटी है उतनी संख्याएं वापस बड़ी भी होनी चाहिए। ध्यान रखना, उसे ही हम माध्यक कहेंगे। इसके लिए पहला प्रश्न, जैसे अपना पहला प्रश्न हमने ले लिया, इस प्रकार से अपना कोई प्रश्न है मान लीजिए और हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो कैसे माध्यक ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखें। चलिए, तो हमने ये बताया आपको कि माध्यक यानी संख्याओं का ये एक मध्यमान होता है। मध्यमान करने के लिए देखिए यहाँ इस प्रकार से यदि हम करते हैं, जैसे यहाँ 9 संख्याएं हैं, तो 9 में से यदि मैं 4 संख्याओं को इधर छोड़ दूं, 4 को इधर छोड़ दूं, तो ये बीच वाला माध्यक हो सकता है। मैंने बताया ना, जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, वैसे तो 100% है, लेकिन हो कैसे सकता है, कैसे नहीं होगा, वो ध्यान से देखें। जैसे मैंने 6 को ले लिया, लगभग बीच में है, मध्यमान आ गया, लेकिन 6 के इस तरफ हम देखते हैं तो 9 6 से बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 11 भी बड़ा है, लेकिन 5 छोटा है, यानी 3 संख्याएं बड़ी और 1 संख्या छोटी। इस तरफ आए, फिर 16 बड़ा, 7 बड़ा, 15 बड़ा, 33 बड़ा। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे टोटल 3 ये और 4 ये, 6 से 7 संख्याएं तो बड़ी हो गई और 1 संख्या छोटी हो गई, यानी ये माध्यक नहीं है। माध्यक करने के लिए हमें इसमें से ऐसा नंबर लेना है कि जिसमें ये जो 9 संख्याओं में से वो नंबर लेंगे जिसमें 4 यदि छोटी संख्याएं हैं तो 4 वापस बड़ी भी होनी चाहिए। अब देखिए, अब इस प्रकार से करेंगे कैसे, तो 4 छोटी 4 बड़ी, मतलब छोटी इस तरफ बड़ी इस तरफ, मतलब ये हमें संख्याओं का जो ये समूह दिया गया है इसे हमें किसी क्रम से जमाना पड़ेगा। तो क्रम है वो है आरोही क्रम। ध्यान रखें, जब भी माध्यक करेंगे हमें मध्यमान की ज़रूरत, लेकिन जितनी संख्याएं छोटी उतनी वापस बड़ी भी होनी चाहिए, इसलिए हम करेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, हमेशा छोटी संख्या का पहले जिक्र करना। याद रखें, आरोही क्रम मतलब छोटी संख्या इसमें से पहले लेनी है। तो सबसे छोटी हो गई 5। अब 5 को छोड़ दे और बाकी जो ये 8 बची है उनमें सबसे छोटी कौन, ये रही 6। 5 को भी छोड़ दे, 6 को भी छोड़ दे। अब इसमें छोटा कौन, 7। 5, 6 और 7 तीनों को छोड़ दे। फिर छोटा कौन, ये 8। अब छोटा कौन है, 9, फिर छोड़ दे। फिर अब जो बचा है उसमें सबसे छोटा कौन है, 11, ये हमने 11 ले लिया। अब जो बचे उनमें छोटा कौन सा है, तो 15। अब 16 और 33, तो छोटा कौन हो गया, 16, और पीछे बच गया 33। जो बच गया वो लास्ट में वैसे का वैसा लिख देते हैं। ये हमने लिखा है आरोही क्रम, जो छोटे संख्या से हमेशा शुरू होता है। अब ये रखने के बाद अब हमें करना क्या है, वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई सर ने बताया था कि मध्यमान, ये 9 संख्या है, 9 में से 4 रह गई इस तरफ, 4 रह गई इस तरफ, यानी यहाँ पे ले लिया हमने 9।
ये जो 9 है ये इस प्रश्न का माध्यक है। ये माध्यक अपना ज्ञात हो चुका है, क्योंकि 9 से ये 4 संख्याएं छोटी है तो 4 संख्याएं वापस बड़ी भी है, इसलिए आरोही क्रम करना जरूरी है। ये माध्यक अपना 9 हो गया है। लेकिन इसे विधि पूर्वक कैसे करना है उसके लिए मैं बता दूं। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को गिनना है। ये नंबर्स टोटल कितने हैं और उसे नंबर्स को n से दर्शाना है। तो n कितने हो गए? 9। ये 9 नहीं है, ध्यान रखें। n जो है वो इन संख्याओं की गिनती की हमने। ये टोटल जो पद कितने थे? 9। फिर n का ये जो मान लिखा माध्यक में आरोही क्रम करके मध्यमान ही लेना है, लेकिन n गिन ली हमने, 9 आ गई। फिर 9 बताना है ये कि ये जो 9 आया ये सम नंबर है या विषम। तो ये जो है वो विषम संख्या है। ध्यान से देखें, सम के लिए अलग तरीका होगा। अगर यहाँ पे संख्याएं अगर 9 की जगह पे 10 होती तो फिर सोचिए 5 रह जाती इस तरफ, 5 रह जाती इस तरफ, तो फिर बीच में कोई मान हमें मिलता नहीं। इसीलिए हम ध्यान रखेंगे सम के लिए अलग, विषम के लिए अलग। पहले विषम वाला कर देते हैं। अब यहाँ पे माध्यक कैसे ज्ञात कर देंगे अगर विषम नंबर है तो आपको क्या करना है, उसी विषम नंबर, विषम का जिक्र क्यों किया? विषम का मतलब क्या होता है कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। लेकिन हमें ऐसा काम करना है जिससे इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। तो हम क्या करेंगे, नंबर में 1 जोड़ देंगे। ध्यान रखें, कम से कम जोड़ना है ताकि 2 का भाग जाए। तो ये विषम नंबर है और विषम नंबर में 1 जोड़ने से वो बन जाता है सम नंबर, और फिर उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। और पीछे एक चीज़ लिखनी है, वहाँ पद। ध्यान रखें, वहाँ पद जरूरी लिखना है, क्योंकि हम जो माध्यक कर रहे हैं ये हमें केवल पद का नंबर बताएगा। देखो नंबर का जिक्र हो रहा है तो नंबर ही बताएगा, इसलिए वहाँ पद लिख दें। अब देखिए n का मान कितना है? 9। ये +1/2 सम विषम का जिक्र हुआ इसलिए 2 का भाग दिया, 9 और 1 हो गए 10। फिर 2 का भाग दिया 10 में, ये पीछे वहाँ पद तो लिखना ही है, तो 10 बना। फिर 2 का भाग दिया, ये 5 और फिर 5वां पद। अब देखिए इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं, ये वहाँ पद लिखना छोड़ देते हैं और फिर 5 आया तो माध्यक को 5 लिख देते हैं। देखिए गलत हो जाएगा। ये जो है वो हमें माध्यक वाले पद का केवल नंबर बता रहा है, हमें माध्यक नहीं बता रहा है। माध्यक 5वां पद यानी आरोही क्रम में जाने के बाद जो 5वें नंबर पे आएगा वो अपना माध्यक हो जाएगा। 5वें नंबर पे तो पहले नंबर भी है, फिर दूसरे। यहाँ नहीं जाना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां ले ले, नहीं, सही क्रम में जमाया उसमें जाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां। तो अभी हमने कर दिया था पहले वैसे ही, तो ये 5वां हो गया कितना? 9। अब ये हमें वहाँ पद नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि 9वां पद लिख दे, नहीं, 5वां पद 9 आ गया। ये अपना माध्यक हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं कि यदि इन नंबर्स को गिनने पर यदि नंबर्स कोई हमें सम संख्या प्राप्त हो जाए तो माध्यक कैसे करते हैं। तो पहले अपना वही काम कि भाई माध्यक का मतलब है मध्यमान यानी बीच वाली संख्या, और बीच वाली ऐसे कोई नंबर है जो बिखरे हुए नंबर है उसमें बीच में नहीं लेना है। बीच का मतलब ऐसी संख्या जिससे जितनी छोटी उतनी बड़ी। मतलब सबसे पहले इसका आरोही क्रम करेंगे। ध्यान रखें, आरोही, जिसमें छोटी संख्या का जिक्र पहले करते हैं। अब देखिए इसमें जो है वो सबसे छोटी कौन हो गई? 5 को छोड़कर अब छोटी कौन बची? 6। 5 और 6 को छोड़कर छोटी कौन बच गई? 7। अब इसमें से देखते हैं तो वापस ये हो गया अपना 9। 9 के बाद यहाँ पे अपना दिख रही है संख्या 11। 11 के बाद यहाँ पे हो गया 16। 16 के बाद 18। 18 के बाद जैसे 21। 21 के बाद ये 22 और ये अपना 30। देखते हैं नंबर कितने हैं यहाँ पे? 3 3 6 3 9 और 1 10। यहाँ पे भी वापस देख लिए 10 नंबर है या नहीं, तो ये 10 नंबर अपने सही है, हमने सही क्रम से लिख दिया है। फिर वही नंबर्स को गिनेंगे। नंबर्स को जैसे ही मैंने गिना, यहाँ जो नंबर दिए गए हैं वो पूरे 10 नंबर है। ध्यान रखें 10 नंबर है, मतलब ये कैसी संख्या है? सम। अब देखिए वहाँ अभी जो प्रश्न हमने किया था यहाँ पे विषम नंबर था, यानी उसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा था, और सम विषम का जिक्र है तो 2 का भाग देंगे, इसलिए उसमें 1 को हमने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही हम माध्यक करेंगे तो यहाँ हमें इस नंबर में 1 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो मैं बिना 1 जोड़े हम 2 का भाग देंगे। लेकिन तभी ये प्रश्न क्या बोलेगा कि इससे जो पहले प्रश्न आया था उसमें तो आपने 1 जोड़ा, और हमें भाई ऐसा क्या है कि आप हमें 1 नहीं जोड़ रहे हो। तो अब इसने जिद पकड़ ली कि मेरी संख्या के साथ भी आपको 1 जोड़ना ही पड़ेगा। उस प्रश्न में क्यों जोड़ा और इसमें क्यों नहीं जोड़ा? तो देखिए अब वो 1 जोड़ने के लिए हम इसमें तो 1 जोड़ नहीं सकते। अगर हमने इसमें 1 जोड़ दिया तो ये 11 हो जाएगा, और 2 का भाग 11 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए केवल n/2 लिखा। एक और चीज़ लिख देंगे, और ध्यान रखें, और
फिर वापस इसी को लिखकर हम क्या करेंगे, अलग से एक जोड़ेंगे। ध्यान रखें, अगर आपने इस n में एक जोड़ दिया तो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए एक बार ऐसे लिख दें, फिर एक बार वापस इसे ही लिखकर फिर एक जोड़ देंगे। क्योंकि ये हुआ कि जैसे ये 10 पद होंगे, ये हमें पता है कि 10 पद में बीच में अगर पद ढूंढेंगे तो 5 इस तरफ 5 इस तरफ, तो बीच वाला नंबर हमें मिलने से रहा। इसलिए 2 और करेंगे कि एक बार n/2 लिख दिया, फिर n/2 के लिख के प्लस में 1 करेंगे और वही चीज़ वापस बीच में जो लिखा था वहाँ पद। लेकिन यहाँ देखिए n/2 आएगा, फिर n/2 प्लस आएगा, मतलब 2 नंबर आएंगे यहाँ पे, 2 नंबर। अगर हमें 2 नंबर यहाँ मिलेंगे तो पद भी 2 मिलेंगे। अब पद 2 मिलेंगे तो क्या करना है, तो इसलिए एक चीज़ और करनी है, पीछे का औसत। ध्यान रखें, अगर वहाँ पे विषम नंबर था तो वहाँ पद क्या, एक ही पद आया, लेकिन यहाँ पे वो एक जोड़ना भी जरूरी है। प्रश्न जिद कर दी प्रश्न है कि मेरी संख्या में भी एक जोड़ो, मेरे में एक क्यों नहीं जोड़ा, तो इसलिए अलग से एक जोड़ने के लिए अलग लिखेंगे। फिर हम देखा कि 2 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर मिलने के बाद उनका औसत कर देंगे। तो अब देखिए वापस आगे बढ़ते हैं। यहाँ n का मान कितना है, 10/2 हो गया, और यहाँ 10/2 करके अलग से प्लस 1। ध्यान रखें, इसमें बट्टा के साथ में 1 नहीं जोड़ना है, बट्टा से अलग। फिर क्या लिखेंगे, वहाँ पद का औसत कर देंगे। तो यहाँ 2 पद मिलेंगे, इसलिए औसत करेंगे। ध्यान रखें, जब भी सम नंबर आएगा तो हमें 2 पद मिलेंगे। तो यहाँ जो मिलेगा, एक मिलेगा 5 और एक यहाँ, ध्यान रखें 2 का भाग देंगे तो 5, फिर 1 जुड़ जाएगा, फिर बाद में 1 जोड़ेंगे तो ये 6। तो 5 और 6वां पद का औसत, यानी एक 5 नंबर वाला और एक 6 नंबर वाला पद लेंगे, वो भी आरोही क्रम में। तो 5 नंबर और 6 नंबर, तो पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रहा 5वां, ये हो गया 5वां। फिर 6वां यानी छठा पद कौन सा है, ये 16, 11 और 16 ले लिए। अब इनका क्या करना है, औसत। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था मध्य का मतलब भी औसत होता है, और औसत का हमने सूत्र बताया था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ हम देखते हैं, राशियाँ कह दो या संख्या कह दो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 2, तो फिर उनका योग और फिर बट्टा में संख्या। राशियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 संख्या ली, तो ये संख्या हो गई 2। अब देखिए 11 और 16 ये हो गए अपने 27, ये हो गए बट्टे 2। अब देखिए 27/2, 2 का भाग देना है। अब देखिए बट्टा में जब भी 2 आए तो अपनी एक ध्यान रखें, अपनी सामान्य भाषा को याद रखें, बट्टे 2 का मतलब है आधा करना। अब देखिए 27 है, 27 का हम करेंगे आधा। तो देखिए जो सम नंबर होते हैं उनका आधा करना तो इजी होता है, लेकिन विषम नंबर का आधा करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अब एक काम करेंगे कि 27 है वो विषम नंबर है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 2 के पहाड़े में नहीं आ रही संख्या, और इसलिए इसमें अगर आधा करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए दिक्कत ना हो इसलिए हम आपके लिए एक सरल तरीका लेकर आए। जब भी इस प्रकार से किसी विषम नंबर का आधा करना हो तो क्या करना है आपको, उसमें से संख्या 1 को निकाल दो, उसमें से 1 है वो कम कर दो। जैसे 27 है तो 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 26। अगर 51 होता तो 1 कम कर देते, यानी पीछे बचता 25, यानी 1 निकाल के आधा करेंगे। बट्टे 2 का मतलब आधा, तो 1 इसमें से निकाल दिया, क्या बच गया 26। 26 का आधा कर देंगे, क्योंकि सम का तो आधा करना इजी है। 26 का आधा कितना होता है 13, ये 26 का आधा मैंने कर दिया 13। अब इसमें से बताओ निकाला कितना था 1, उस 1 का भी आधा कर देंगे। ये नहीं है उसको आधा करना नहीं, आधा तो करना ही है। जो बचा उसका आधा कर दिया। अब जो निकाला था हमने 1, उसका भी हम आधा करेंगे। और याद रखें 1 का आधा 0.5 होता है, 0.5 होता है। 1 का आधा हो गया 0.5, यानी 27 का आधा हो गया 13.5। ये हो गया अपना माध्यक। तो सम यदि नंबर आए तो किस प्रकार से माध्यक करना है, ये अपना माध्यक है वो क्लियर हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि माध्यक ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से ये सारणी वाला यदि प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से करना है। मान लीजिए कि ये जो सारणी है वो किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा, छात्रों द्वारा किसी परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए गए हैं उसे यदि इस प्रकार से दर्शाती है। अब देखिए प्राप्तांक यहाँ पे जो लिखे हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये हुआ माध्यक में हमने ये बताया था कि हमें सबसे पहले आरोही क्रम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रखें जैसे ये सारणी वाले प्रश्न आएंगे वहाँ आरोही क्रम किया हुआ है, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आरोही क्रम यहाँ पे कर रखा है पहले से, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए छात्रों की संख्या क्या दर्शाती है कि ये जो 5 नंबर है वो 3 लड़कों के आए हैं, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके भी 5, यानी अब ये 5 एक बार नहीं है, ये 5 3 बार लिखा हुआ है। ध्यान रखें ये जो 6 है वो 7 बार लिखा हुआ है यहाँ 6। तो सारणी के लिए, सारणी में इसीलिए दर्शाया है
क्योंकि अगर सारणी नहीं होती तो ये प्रश्न बहुत बड़ा बनता और हमें माध्यक करने में थोड़ी दिक्कत होती। अब देखिए, अगर ये प्रश्न जो है वो सारणी के रूप में आया तो अब हम इसे थोड़ा सा और चेंज करके विधि को और सरल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो अब देखिए ये जो 5 है वो एक बार नहीं है, वो 3 बार है। तो 5 5 5, फिर 6 7 बार है, 6 6 6, इस प्रकार से। अब पहले सबसे पहले हम क्या करते थे, माध्यक करने के लिए आरोही क्रम करते थे, ये आरोही क्रम हो रखा है। फिर हम क्या करते थे, नंबर गिनते थे। अब नंबर कौन से गिनने हैं, देखो ये प्राप्तांक 5 है, यहाँ पे 5 एक बार लिखा हुआ है, 6 भी एक बार लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये 5 कितनी बार है, 3 बार गिनेंगे, 1 2 3, मतलब ये नंबर गिनेंगे। ये नंबर जैसे हम गिनेंगे, यही नंबर गिनने से हमें n प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं ये 5 है, ये 3 बार लिखा हुआ है, अब हमें n गिनना है। तो n कैसे गिनेंगे, 1 2 3, तो ये 3 ये गिना ना, 5 नहीं गिने, तो ये 3 गिन रहे हैं, तो यही नंबर जो है वो गिनेंगे, वही अपना n का मान होगा। तो 3 और ये 7 हो गए 10, 10 और 11 हो गए 21, 21 और 9 हो गए 30, 30 और 5 35, 35 और ये 2, ये हो गए अपने 37। यहाँ पे अब देखें, वहाँ इससे पहले जो 2 प्रश्न किए थे वहाँ सम और विषम का जिक्र था, लेकिन यदि सारणी वाले प्रश्न इतने, यदि बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ यदि सारणी वाले प्रश्न, यानी ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस प्रकार से यदि आ जाए तो यहाँ सम और विषम दोनों के लिए वही तरीका रहेगा, कोई अलग तरीका नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए अब क्या करना है, ये तो हो गया अपना n, ये n हमने लिख दिया 37। तो अब सम विषम का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर विधि में क्या नया आया, तो अब ध्यान से देखना, इस विधि में एक नई चीज़ है और उस नई चीज़ को आराम से आपको समझना है। इसमें सारणी में एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, ध्यान रखें, इसमें सारणी के अंदर है वो कोई नई चीज़ जुड़ेगी। वो नई चीज़ क्या है वो मैं बता दूं। इससे पहले हमने जो माध्य पढ़ा था, माध्य में ये था कि ये जो संख्याएं है उसके लिए यदि 5 यदि 3 बार है, मतलब ये जो चीज़ है वो बारंबारता f को दर्शाती है, बारंबारता है, ध्यान रखें ये बारंबारता है। तो माध्यक के अंदर एक नई चीज़ होगी, जो माध्य में था वो नहीं होगा, यहाँ अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n तो हमने ले लिया 37, सम विषम कुछ जिक्र नहीं करना है। तो अब ये जो नई चीज़ बनेगी वो क्या है उसे थोड़ा ध्यान रखें, और वो हमेशा चीज़ जो हम अब करेंगे वो केवल माध्यक में ही होती है, किसी और में नहीं होती है, और उसे कहते हैं, देखो ये बारंबारता है पूरी, इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। ध्यान रखें, इसे संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता यहाँ हो गई है। संचयी बारंबारता को CF से दर्शाते हैं, संचयी बारंबारता को CF से दर्शाते हैं। करते कैसे हैं, पहला जो ये है उसके अंदर ये पहली बारंबारता वैसे की वैसी आएगी, फिर क्या करेंगे, जो बारंबारता यहाँ आई उसमें अगली बारंबारता को जोड़कर उसके नीचे लिखेंगे, 3 है यहाँ आ गया 3 वैसे का वैसा, फिर साथ में जोड़कर यहाँ लिखेंगे 10, जो यहाँ जोड़ हुआ उसमें आगे वाली बारंबारता को जोड़कर यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ 21 को में आगे वाली जोड़कर लिखेंगे 30, 30 में आगे वाली जोड़कर लिखेंगे 35, और इसमें आगे वाली जोड़ के लिखेंगे 37। ये जो 37 आया वही अपना यहाँ n है, देख लें आप। इसका मतलब ये हुआ एक एक करके जोड़ते जाना है। पहली जो बारंबारता उसे तो वैसे ही लिखेंगे, आगे वाली बारंबारताओं को एक एक करके जोड़ते रहेंगे और नीचे लिखते रहेंगे, लिखते लिखते जो अंत में आया वही अपना n है। देखो हमने अभी पहले से नंबर गिने थे, वो भी कितने थे, 37 नंबर, और यहाँ भी क्या आया 37। तो अगर हम संचयी बारंबारता करने के बाद अगर लास्ट में यहाँ इसे n के रूप में दर्शाते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें सम विषम कुछ भी नहीं देखना है। जो पहले प्रश्न की उसमें सम विषम का जिक्र था, सारणी वाले प्रश्न में जिक्र नहीं करना है। नया काम संचयी बारंबारता, याद रखें जो केवल माध्यक के अंदर ही होता है, सारणी वाले प्रश्न में माध्यक में ही संचयी बारंबारता होती है। तो ये अपना इसका टॉपिक हो गया। इसके एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये ध्यान रखना है कि माध्यक के साथ हमेशा संचयी बारंबारता करेंगे। अब क्या करना है, n 36 हो गया। सम विषम कुछ देखना नहीं है, लेकिन सम विषम का जिक्र पहले था तो 2 का भाग तो देना ही देना है, 37/2। ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि एक जोड़ के आप 2 का भाग देंगे, नहीं, 37/2 कर देंगे। बताइए 37 का आधा नहीं हो रहा है, 1 को बाहर निकाल के 36 का आधा किया 18, 1 का आधा वापिस 0.5, ये 18.5 हो गई। ध्यान रखें n/2 तो करना ही करना है। n का मान कहाँ, संचयी बारंबारता में ये अंत वाला मान n है, फिर n/2 कर देंगे। अब क्या करना है, देखिए जो चीज़ अब आई है उसी से हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है, 18.5 किसका मान है, n/2 का। यहाँ एक लाइन आपको याद रखनी है कि ये जो n/2 का जो मान आया उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेनी है। जो अभी नई चीज़ जो जुड़ी है इसमें, जो माध्यक में ही जुड़ी है केवल, उस चीज़ का हमें जिक्र करना है कि आपने ये जो n का मान लास्ट में किया या n का मान उस 2 करने के बाद जो आया
उससे लेकर से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेनी है। वापिस संचयी बारंबारता हम जाना है, लेकिन उस संचयी बारंबारता को लेना है जो 18.5 से ठीक बड़ी है। तो शुरू यहाँ से करना है। 3 18.5 से बड़ी नहीं है, 10 अभी तक इससे बड़ी नहीं है। जैसे ही 21 आए 18.5 से बड़े हैं। वैसे तो ये सारे नंबर बड़े हैं, लेकिन यहाँ से शुरुआत करने के बाद 18.5 से ठीक बड़ा, एकदम बड़ा कौन आया? 21, उसे लिख देंगे यहाँ पे, यही 21। अब इस 21 पे ही सारा काम होगा, ध्यान रखें। और क्या लेना है आपको? 21 के संगत बारंबारता नहीं लेनी, ध्यान रखें। संचयी बारंबारता गई, इसके साथ में बारंबारता को नहीं लेना है, इसके साथ में जो नंबर ऊपर था, जिसे क्या कहते थे अभी, यहाँ पे क्या था? प्राप्तांक। वहाँ पे कुछ और होगा तो और लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 21 के संगत प्राप्तांक। बारंबारता नहीं लेनी, ध्यान रखें। संचयी बारंबारता जो आपको 18.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ हम देखेंगे, उसके साथ में जो ये मान है, ये मान ही लिखेंगे। क्या मान आया? 7। और ये जो मान है यही माध्यक होता है, ध्यान रखें। ये जो मान हमें मिलेगा वही होगा माध्यक। अतः माध्यक बराबर 7। इस प्रश्न का माध्यक हमें 7 प्राप्त हो चुका है। चलिए, तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो इस सारणी के अंदर भी हमें माध्यक ही ज्ञात करना है, लेकिन नया क्या है इसमें हमें वर्ग दिया गया है। मैंने बताया वर्ग या वर्ग अंतराल कह सकते हैं। ये 0 से 10, यानी इसमें 0 से 10 तक की सब संख्याएं शामिल है, लेकिन वो संख्याएं है कितनी बार? 5 बार। ध्यान रखें, इसके अंदर वाली जो संख्या है वो 5 बार है। अब इससे पहले जो हमने माध्य किया था, उस माध्य में वर्ग में क्या किया था? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर आधा करने पर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था? x का मान। लेकिन माध्यक के अंदर वो काम नहीं करना है, ध्यान रखें। माध्यक में अभी हमने प्रश्न किया था सारणी वाला, उसमें हमने एक काम नया किया था। क्या नाम का जो काम है वो नया किया था? वो हमने किया था संचयी बारंबारता। इसमें वही ध्यान रखना है, माध्यक मतलब संचयी बारंबारता, बस यही ध्यान रखें। जब भी माध्यक होगा वहाँ हमें संचयी बारंबारता CF का जिक्र ज़रूर करना है, ध्यान रखें। बस संचयी बारंबारता का जिक्र कैसे किया था? वही वापस पहली जो बारंबारता है वो वैसे की वैसी, फिर अगली बारंबारता को यहाँ जोड़ कर लिखेंगे, फिर उससे जो अगली है उसे भी जोड़ कर लिखेंगे, फिर जो उससे अगली है उसे भी जोड़ कर, फिर वही जैसे जैसे हमें वो जो बारंबारता मिलेगी उसे जोड़ते हुए लिखेंगे। फिर 48 में ये 6 जोड़ दिया, ये इस प्रकार से हम जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो हमने क्या देखा कि इस प्रकार से हम बारंबारताओं को लगातार एक एक करके जोड़ते गए। ये सब संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता में ये अंतिम वाला जो मान है वही हमारा n का मान, फिर n/2 बिना सम विषम देखे सीधे उसके बटा 2 यानी आधे करने हैं। 55 का आधा करना है तो हो नहीं रहा है, तो एक को निकाल के छोड़ दें, 54 हो गया। और 54 का जो आधा होता है वो होता है 27, एक का आधा होता है अपना 0.5, ये हो गए 27.5। फिर क्या करना है? इसी प्रकार जिस प्रकार से अभी प्रश्न किया था, क्या करेंगे? 27.5, ध्यान रखें 27.5 है। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो अभी हमने ली थी वही सबसे बड़ी जो संचयी बारंबारता नहीं लेनी, लेकिन जो 27.5 से एकदम बड़ी हो जाए, जैसे हम देखते रहेंगे जैसे ही 27.5 से बड़ी होगी वही लेनी है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे संचयी बारंबारता। सबसे पहले 5 बड़ा नहीं है, 13 बड़ा नहीं है, 24 बड़ा नहीं है, 39 ये देखो बड़ी संख्या हो गई 39, यहाँ पे लिखेंगे हम ये 39। अब क्या करेंगे? देखिए वही चीज़ यहाँ पे क्या करते थे? 39 के संगत मान देखते थे, लेकिन मान आया नहीं, क्या मिला हमें? वर्ग। तो वही 39 के संगत यदि मान मिलता तो मान लिखते, मान नहीं है तो संगत वर्ग लिखेंगे। और क्या वर्ग आया? 30 से 40। अब एक ध्यान दें, ये जो 39 के संगत ये जो हमें वर्ग मिला है, इसी वर्ग के अंदर हमें माध्यक मिलेगा। ध्यान रखें, इसी के अंदर हमें माध्यक मिलने वाला है। लेकिन ये प्रश्न अभी तीसरे प्रश्न से थोड़ा अलग हो गया है। वहाँ पे क्या होता था? जैसे ही हम इतना काम करते थे, संगत में हमें यहाँ पे मान मिलता था, उसी मान को हम माध्यक कहते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ हमें माध्यक तो नहीं मिला, लेकिन माध्यक बताने वाला यहाँ मिला क्या? वर्ग। तो इसे हम माध्यक वर्ग कहेंगे। 30 से 40 ये माध्यक वर्ग हो गया। ध्यान दें वापस,
हमें संचयी बारंबारता करनी है, अंत में मिला वो n/2 करना है, ध्यान रखें, बट्टा में 2 करके आधा कर दिया, फिर उसी से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ये लाइन हमें थोड़ी याद रखने की ज़रूरत है। और फिर वो जो मिलेगा उसी के संगत हमें मान है तो मान लेंगे, बारंबारता नहीं लेनी, अभी मान है तो मान लिख देते और वो माध्यक हो जाता। मान नहीं मिला और वर्ग मिला तो उसे माध्यक की जगह पे माध्यक का वर्ग कहेंगे। अब ये इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ये हमारे लिए नया प्रश्न है। अब क्या करना है, जो माध्यक का वर्ग आया है, हमें पता है कि भाई माध्यक का जो वर्ग है उसी में हमें माध्यक मिलने वाला है। 30 से ज़्यादा होगा और 40 से कम होगा। ये नहीं सोचना कि ठीक बीचों बीच होगा, जरूरी नहीं 30 से ज़्यादा होगा लेकिन 40 से तो कम ही होगा, इनके बीच में हमें कहीं भी मिल सकता है माध्यक। तो अब क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप विधि का ध्यान रखें। सबसे पहले माध्यक वर्ग में से क्या काम आएगा, तो याद रखें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें ये तो पता है कि माध्यक वर्ग जो है उसमें जो निम्न सीमा है उससे हमें मान ज़्यादा ही मिलने वाला है। तो एक बार उसे यहाँ अलग ले लेंगे, L से दर्शाएंगे। L का मतलब होता है लोवेस्ट यानी सबसे कम, यानी निम्न सीमा ले ली हमने कितनी, 30। ध्यान रखें वैसे सभी वर्गों में निम्न सीमा है लेकिन हमें केवल जो ये माध्यक का वर्ग मिला उसी की निम्न सीमा का जिक्र करना है। ये हो गया निम्न सीमा का जिक्र। फिर क्या करना है, ये हमें जो माध्यक का वर्ग मिला उस माध्यक वर्ग के साथ में ये जो 15 लिखा हुआ है, 39 तो जो थी वो उसका पहले जिक्र हो चुका है, ये जो लिखा हुआ है वो क्या है 15, और ये 15 क्या है, बारंबारता। तो अब हमें क्या करना है, माध्यक वर्ग की जो माध्यक वर्ग के साथ है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग के साथ में बारंबारता कितनी है 15, और बारंबारता को किससे दर्शाते हैं, f से। इसे हमने f से दर्शा दिया है। अब और क्या करना है, माध्यक का जो ये वर्ग है उसके साथ में संचयी बारंबारता कौन सी है, 39, और 39 पहले यहाँ पे मिल चुका है। देखिए जैसे हम जानते हैं कि इस दुनिया में क्या है, जो आदमी किसी के काम आता है, को जो किसी का काम कर देता है, आदमी उसकी कोई कद्र नहीं करते हैं, बहुत कम कद्र करते हैं। अब देखो ये जो 39 है इसने क्या किया, हमें माध्यक का वर्ग बताया। माध्यक का वर्ग इसने हमें बताया कि ये माध्यक का वर्ग है, लेकिन जैसे ही इसने हमें माध्यक का वर्ग बता दिया अब हमें इस 39 की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें जो हमें 27.5 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता थी वो केवल माध्यक का वर्ग बताने के ही काम आएगी। ध्यान रखें माध्यक का वर्ग बताएगी, उससे ज़्यादा वो हमें कुछ भी नहीं बताएगी, ना वो कहीं काम आएगा। वो केवल माध्यक का वर्ग बताने के बाद इसका कोई काम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये माध्यक वर्ग लिया, माध्यक वर्ग की बारंबारता ले ली। अब क्या लेंगे, माध्यक का जो वर्ग है उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। ध्यान रखें माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता लेनी है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ध्यान दें इस विधि में, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और बारंबारता जो है संचयी बारंबारता, सॉरी बारंबारता नहीं लेनी है, संचयी बारंबारता लेनी है। और वो संचयी बारंबारता है कितनी, इससे ठीक पहले वाली जो भी है वो लिखनी है और इसे CF से दर्शाना है। तो ध्यान रखें ये जो 39 जो हमें संचयी बारंबारता मिली थी वो केवल वर्ग अंतराल बताने के बाद, माध्यक का वर्ग बताने के बाद इसका कोई काम नहीं है, ये कहीं पे भी काम में नहीं ली जाएगी। फिर माध्यक वर्ग में निम्न सीमा काम आएगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता काम आएगी, फिर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता काम आएगी। और सबसे अंत में एक और चीज़ जो सब में थी, हम माध्य करने के लिए तीसरी विधि में हमने उसका प्रयोग किया था, वर्ग माप h। ध्यान रखें वर्ग माप h क्या थी, यानी ये जो जितने भी वर्ग अंतराल है उसकी हाइट कितनी है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है उसकी हाइट। 0 से 10 तक गए हाइट हो गई 10, 10 से 20 तक गए तो भी हाइट कितनी है 10 ही है भाई। 10 से 20 तक पहुंच गया हाइट कितनी हुई 10, 20 से 30 ये भी 10, 30 से 40 ये भी 10, सबके बीच में अंतर है ना, वही वर्ग माप होती है। तो ये हो गया कितना 10, वर्ग माप अपना हमने लिया h। अगर वर्ग माप ज्ञात करनी हो तो ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे, वही उसकी वर्ग माप h होती है। ये सब लेने के बाद विधि का पूरा ध्यान रखें, ये विधि अगर आपने सही की तो आपका उत्तर सही होगा, कोई गलत कर ही नहीं सकता, इसलिए विधि का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अब हम बढ़ाएंगे माध्यक के लिए सूत्र। सूत्र निर्माण भी बहुत इजी है, बहुत सरल है। कैसे बढ़ाना आपको सूत्र, सबसे पहले सोचना है कि माध्यक जो आएगा वो आएगा कहाँ, तो वो आएगा माध्यक वर्ग के अंदर, और माध्यक वर्ग में भी कहाँ, इस निम्न सीमा से ज़्यादा आएगा, यानी निम्न सीमा से ये ज़्यादा। देखो प्लस L है, इससे हमने कर दिया क्या प्लस। ध्यान रखें निम्न सीमा से ज़्यादा, ये हमने लगा दिया प्लस।
फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ कोष्टक लगाना है, ध्यान रखें एल के बाद प्लस ही लगाना है, निम्न सीमा से ज़्यादा ही होगा, प्लस लगा दिया। कोष्टक के अंदर ये करना है आपको कि इस सारणी में से निकलने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया कि सर मैंने सबसे पहले n बराबर 55 लिखा, लेकिन ये 55 तो सारणी में ही था, ये तो जो 55 हमने लिखा है n ये तो सारणी का है। सारणी के अलावा क्या किया, n/2 किया। सर n जो है 55 वो तो सारणी का ही है, सारणी के अलावा ये हमने किया n/2, ये n/2, ठीक है। n/2 करने के बाद क्या करना है यहाँ पे माइनस, और सोचना है n/2 से हमने जो 27.5 प्राप्त किया था उससे हमने किसकी बात की थी, संचयी बारंबारता की। लेकिन संचयी बारंबारता ये कहीं पे भी काम नहीं आएगी, लेकिन इसके अलावा हमने कौन सी संचयी बारंबारता ली थी, वो संचयी बारंबारता यहाँ पे घटाएंगे, ध्यान रखें। n/2 ले लिया, फिर माइनस में जो हम लिखेंगे वो इस 27.5 से जो संचयी बारंबारता आई है, लिखनी संचयी बारंबारता है, लेकिन ये संचयी बारंबारता नहीं लेकर उससे जो ठीक पहले थी वो घटानी है वहाँ पे। और बट्टा के नीचे हमेशा बारंबारता f को ही लिखना है, इनटू में h को लिखना है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हम माध्य में कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में अपने माध्य को समझाता हुआ किया था, बट्टा में हमेशा f थी, सिग्मा f, लेकिन यहाँ f लिखेंगे, इनटू में वहाँ h था, तीसरी विधि में यहाँ भी इनटू h लिख दिया। ये अपना सूत्र का निर्माण हो चुका है। अब देखिए L का मान वही मान रखेंगे 30 प्लस L का मान कितना था, निम्न सीमा 30 थी। फिर ये n/2 कितना है 27.5, ये रहा 27.5। फिर CF का मान कितना है 24, ध्यान रखें ये संचयी बारंबारता नहीं लिखनी है, जो पहले वाली है वो लिखनी है, जो इससे ठीक छोटी f। खुद की बारंबारता कितनी थी 15, ये गुणा में h का मान कितना आ गया 10, जो सरल होता है सरल करेंगे। लेकिन ये जो 30 प्लस में पड़ा है, इन सभी को सरल करने के बाद में इस 30 में जोड़नी है संख्या, ध्यान, पहले उसमें किसी संख्या को नहीं जोड़ना, ध्यान रखें। अब देखिए 27.5 मतलब 27 और आधा इतना है, निकालना कितना है 24। ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 27 और आधा हमारे पास है, उसमें से 24 यदि हम निकाल देंगे तो 3 तो बचना ही बचना है, और ये आधा भी बच जाए क्योंकि निकलने वाला कुछ है नहीं। फिर क्या बचा 15, गुणा में कितना है 10। यदि गुणा और भाग में दशमलव संख्या नजर आए तो फिर उसका दशमलव हटाएंगे, और जिसका भी दशमलव हटाएंगे, जैसे ये अंश में संख्या है, दशमलव हटाएंगे तो हर में जो संख्या है उसके पीछे 0 लग जाएंगे। दशमलव के पीछे एक अंक है तो उसके नीचे वाली अंक जो संख्या है उसके पीछे 1 0 लगेगा, एक अंक की वजह से 1 0 लगेगा। अब ऊपर 35, नीचे 150, फिर ये 0 से ये 0 कट गया, क्योंकि अंश और हर गुणा में आपस में कट जाते हैं। ये 35 है, अब ध्यान रखें 3.5 नहीं है, 35 और 15 दोनों ही एक ही पाड़े में आ रहे हैं, अंश और हर एक ही पाड़े में कट जाते हैं। 5 के पाड़े में ये 3 बार, ये 5 के पाड़े में 7 बार। अब देखिए वापस 30 का 30 प्लस का प्लस, ऊपर बचा 7, 7 एकम 7, बट्टा में बचा 3। जब तक हम इसको सरल नहीं करेंगे हम इसे 30 में जोड़ नहीं सकते, तो किसी प्रकार से दशमलव संख्या प्राप्त कर देंगे। 3 का भाग दिया 7 में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गए, बचा कितना 1। यहाँ 7 की जगह पे 1 है, लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जाए तो पॉइंट में आएगा। वो 1 बचा था ना, इस पॉइंट की वजह से उस 1 के पीछे 0 लग जाएगा 10। 3 का भाग दिया 10 में, ये 3 3 9, फिर बचा 1। एक बार पॉइंट लगाने के बाद 0 हम अपने मन से एक बार लगा ही सकते हैं, ये बना वापस 10, फिर 3 3 9, फिर बचेगा 1, 0 लगाएंगे, फिर 10 बना 3 3 9, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 30 प्लस 2.333, अब देखिए इसको जोड़नी है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ, यदि कभी इस प्रकार से यदि जोड़ आए, जोड़ बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जोड़ की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें। यदि ऐसी कोई जोड़ आए जिसमें एक संख्या बिना दशमलव की है और एक संख्या दशमलव की है, तो उनको जोड़ने का डायरेक्ट तरीका यह है कि दशमलव के जो ये आगे है केवल वही नंबर इसमें जुड़ेगा बिना दशमलव ले। ध्यान रखें डायरेक्ट विधि है कि दशमलव के सिर्फ आगे वाला नंबर जाके जुड़ जाएगा, 2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो कितने हो गए ये हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया अपने 32। ध्यान से देखें, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए कितना हो जाएगा 32, और जो दशमलव के पीछे है वो सब वैसे का वैसा, ये अपना माध्यक हो गया है। तो इस प्रकार से हमने आज माध्यक चैप्टर का जिक्र किया।
और इससे भी आगे हम बहुलक का चैप्टर है, वो जो बहुलक लेकर आएंगे आपके सामने, बहुलक के लिए जिक्र करेंगे और वो भी हमारे 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसलिए आप लाइक करें अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई उलझन या समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए, आज के वीडियो में जो हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए थे, उस चैप्टर का आपको क्रम से आपको उस वीडियो को बार बार देखना है और उस पर आधारित प्रश्नों को करना है, और फिर आपको उन प्रश्नों को हल करने के बाद ही ये आपको पूरा समझ में आएगा। हमने आप यहाँ पे 4 प्रश्न समझाए, लेकिन चारों में से आपको एक एक प्रश्न को समझकर उस पर आधारित प्रश्नों को करना है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।